हेलो दोस्तों, मैं आरएसडी और आज के इस वीडियो में हम मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। वोटिंग बिहेवियर के बताने का मूल उद्देश्य मेरा यही है कि आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो इस विषय को लेके। ठीक है, आजकल तो बच्चे राजनीतिक बात करते रहते हैं, ठीक है, और हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से राजनीति को समझने का प्रयास भी करता है, लेकिन हम आपको वोटिंग बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको इससे कहीं अगर मेन मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको एक आइडिया लग जाए। इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक इस तरह के क्वेश्चन कहीं पूछ दिए जाए तो आप वहां बता सके। मेरा मूल उद्देश्य यहाँ से पीटी क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है। मूल उद्देश्य है कि आपको इन विषयों को लेके जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो लेकर हम आए हैं कि आपको वोटिंग बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, आपको मतदाता व्यवहार के बारे में, मतदान व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपको भाग 15 जो है संविधान का, जिसमें निर्वाचन संबंधी बातें हैं, जिसमें आर्टिकल 324, 25, 26, 27, 28, 29 मतलब 6 आर्टिकल 324 से लेके 329 तक 6 आर्टिकल है। 324, 325, 326, 327, 328, 329। इसमें जो आर्टिकल 326 है उसमें आपको वयस्क मताधिकार दिया गया है, मतदान करने का जो आपको अधिकार है नहीं वो दिया गया है आर्टिकल 326 के अनुसार, वयस्क मताधिकार नहीं। अब उस मत का प्रयोग करते समय आप पे किस बात का विशेष असर होता है, किस बात को लेकर अपने मत का व्यवहार करते हैं आप, इसी विषय की जानकारी हम देने वाले हैं। सब लोग अपना अपना कसौटी पे कस लीजिएगा कि आप उसमें से कौन है। इतने कारण बताए होंगे, अब इसमें से आप कौन से कारण से प्रभावित होते हैं ये तो आप ही जानेंगे। मेरा काम है आपको प्रोजेक्ट कर देना, बता देना कि इन बातों का ध्यान रखा जाए, ताकि आपको कुछ कहीं बात करना हो, कुछ किसी विषय पे कुछ लिखना हो तो उसमें इसका एक जहाँ रोल हो अगर, तो आप यहाँ पे आराम से अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। नहीं, अब हो सकता है कि मतदान व्यवहार को ही लेके आपको क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, हम अर्थ और कारण बता रहे हैं, वोटिंग बिहेवियर का अर्थ और कारण पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो 15वीं लोकसभा का चुनाव था उसमें क्या मतदाता का व्यवहार था, आपको 16वीं लोकसभा में क्या था, आप ऐसे भी कंपेरिजन करके आप एक नोट तो तैयार कर ही सकते हैं। आप समझ लीजिए, और आपको अगर नोट लिखना हो तो नोट लिख लीजिए, नोट लिख के आप हमको फिर सेंड कीजिए, हम चेक कर देंगे, ठीक है, कि भाई कैसे लिखे हैं, कितना आप लिंकिंग कर पाए हैं, ठीक है, क्या बदलाव है अभी तक वोटिंग बिहेवियर में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की सोच कितनी बदली है पहले की अपेक्षा, या 15वीं लोकसभा की अपेक्षा 16वीं लोकसभा में क्या स्थिति था, ठीक है। इससे पिछली बार जो बिहार का चुनाव हुआ था, अब जो बिहार का चुनाव होगा, उस दोनों में मत बिहेवियर, ये जो वोटिंग बिहेवियर है वो किस प्रकार का रहा, ध्यान रखेंगे कैसे लोगों का सोच बदल रहा है। नहीं, खैर, अभी बहुत आसानी से मैं 2 ही बात बता रहा हूँ वोटिंग बिहेवियर को का अर्थ और कारक। तो अर्थ में मैंने बताया है कि जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाता है, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा ओवरऑल, ठीक है। अब सुनिए कि जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाता है तो वह जिन कारकों से प्रभावित होता है या वह जिन कारकों से प्रभावित होकर किसी विशेष दल, उम्मीदवार या नोटा आदि का प्रयोग करता है, ठीक है, इन पहलुओं को समेकित विश्लेषण मतदान व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं पहलुओं के आधार पर अगर वो किसी विशेष दल, उम्मीदवार या नोटा को वोट करता है तो निश्चित रूप से इसी को मतदान
व्यवहार कहते हैं, और जिन कारकों से प्रभावित होता है वो यहीं पे मैंने विवरण दिया हुआ है। ठीक है, इसका जन्म जो मतदान व्यवहार का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से आया है। फ्रांस, यहाँ मैंने फ्रांस लिखा हुआ है। ठीक है, और भारत में द्वितीय जो चुनाव के बाद से इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, दूसरा जो चुनाव हुआ था, अभी तो 16वां लोकसभा पार हो चुका है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चुनाव के बाद भारत में ये मतदान व्यवहार जैसे संकल्पना को स्वीकार किया गया। वैसे ये फ्रांस में इसका जन्म हुआ मतदान व्यवहार का। कारक इसका क्या है? अब कारक में देखिए मैंने कम से कम 18 कारक बताए हैं। ठीक है, अब 18 कारक में हम आप किसी ना किसी कारक से प्रभावित होके वोटिंग करने जाते हैं, नहीं? तो देखते हैं। पहला कारक हमने जातिवाद बताया है। कहीं ना कहीं लोग जाति से भी प्रभावित होकर वोटिंग करते आए हैं, करते रहे हैं, तो ये भी एक कारक है मतदान व्यवहार का, है ना। धर्म का प्रभाव भी आपके वोटिंग बिहेवियर पे हो सकता है, नहीं? तीसरा है आपके दलों की विचारधारा या दलों का नाम, दलों की विचारधारा से भी आप प्रभावित होकर अपने वोट बिहेव कर सकते हैं। चौथा है क्षेत्रीयवाद की भावना या स्थानीयता। क्षेत्रीयवाद के आधार पे भी आपके वोट बदल सकते हैं, नहीं? आप क्षेत्रीयता के आधार पे भी अपने वोटिंग बिहेवियर कर सकते हैं, है नहीं? ये मेरे क्षेत्र के नेता है, कितना क्षेत्रीयता आ गया, अच्छी बात है, ये हम गलत भी नहीं कह रहे हैं। अपनी भाषा, अपनी क्षेत्र की पहचान होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बड़ी शक होता है, मैंने हमें बहुत आश्चर्य होता है कि इस देश में जहाँ पर इतना हम लोग अपने क्षेत्र, अपनी भाषा को लेकर संजीदा है ना, इस देश में कैसे कोई बाहरी आक्रांता आके इतने सालों तक आक्रमण करे। अगर बिहार का, अगर मान लीजिए सीएम किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो बहुत लोग चुनावी मुद्दा बना देंगे, नहीं? तो हम हमारे भारत पे बाहरी आक्रांता कैसे आके शासन करके चले गए, ये हमारे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है, नहीं? जहाँ पे हम इतना क्षेत्रीयता का भाव रखते हैं, मेरा नेता हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे क्षेत्र से हो, इस तरह का भाव रखते हैं, फिर कैसे कोई बाहरी आके हम पे राज करके चला गया? आश्चर्य तो है, नहीं? खैर, तो निश्चित रूप से क्षेत्रीयवाद की भावना भी काम करती है आपके वोटिंग बिहेवियर में। आपके वोटिंग बिहेवियर में उम्मीदवार का व्यक्तित्व भी अहम रोल करता है। अगर उम्मीदवार का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है तो निश्चित रूप से हम व्यक्तित्व के पीछे भी जाते हैं। आज मान लीजिए कि मोदी जी, अब मोदी जी का व्यक्तित्व इतना ऊपर चला गया है कि लोग उनके व्यक्तित्व को देख के अपने क्षेत्रीय नेता को भी उन्हीं के व्यक्तित्व के से आंक के उनको वोट देते हैं। हो सकता है कि क्षेत्रीय नेता का व्यक्तित्व उतना बेहतर ना हो, लेकिन मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आप उन्हें वोट दे देते हैं, नहीं? तो एक कारक नहीं है आपके वोटिंग बिहेवियर के, कई कारक हैं। आप हो सकता है कि अपने क्षेत्रीय नेता से प्रभावित नहीं है तो केंद्रीय नेता से प्रभावित होकर उसे वोट कर रहे हैं, नहीं? कई कारक हैं। फिर आप उम्मीदवार के व्यक्तित्व का साथ साथ तत्कालिक समस्याएं भी आपके वोटिंग बिहेवियर का कारण बनता है। लोकवादी नारे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नहीं, ऐसे कई नारे आते हैं। ठीक है, सभी देखिएगा पार्टियां अपने अपने तरीके से लोक नारे लिखवाते हैं, इतना आसान जो कि लोगों के जुबान पे आ जाए। उसका भी असर कहीं ना कहीं मतों का हवा बदलने में अहम रोल होता है लोकवादी नारे का। चुनाव प्रचार भी एक कारण है, भावनात्मक मुद्दा भी एक कारण है, वर्गीय चेतना भी एक कारण है आपके वोटिंग बिहेवियर का। उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आपके वोटिंग बिहेवियर का एक कारक बन सकता है। नहीं, ये पार्टी भ्रष्टाचारी है, इसको वोट नहीं करना है, ये पार्टी ठीक है, ये भ्रष्टाचारी नहीं, इसको वोट करना है, नहीं? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक मुद्दा होता है ना। हर विपक्षी चाहता है कि जो पक्ष में जो पार्टी है उसमें से कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा निकाले और उनको घेरने का प्रयास करे, उसके आधार पे वोटिंग बिहेवियर को बदलने का प्रयास करे लोगों के, नहीं? सभी लोग तो आम वोटर्स को प्रभावित करने में ही लगे हुए हैं। सभी लोग तो चाहते हैं कि मेरा ये वाला वोट ना बिगड़ जाए, वो वाला वोट ना बिगड़ जाए। तो इसी में
थोड़ा सा विकास से लोग चूक भी जाते हैं। नहीं, अरे काम कीजिए विभाग तरीके से, ठीक है। जहां आप सरकार और पार्टी बचाने में लग जाइएगा वहां पर विकास का, वहां फिर तो आपकी राजनीति तुष्टिकरण की होगी, है ना। तो तुष्टिकरण की राजनीति देश के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। खैर, फिर एक विकास का मुद्दा हो सकता है कि अगर आपका मैनिफेस्टो या फिर आपने कोई विकासवादी काम किया है, आप विकास किया, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत गया है, तो किस लिए है? दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों को विकास का मुद्दा लगा, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि फ्री में ही दे दिया। अगर वो शिक्षा, पानी, चिकित्सा फ्री में दिलवा रहा है तो क्या दिक्कत है? बेसिक चीजें तो नहीं है, आप भी दिलवा दीजिए। नहीं तो उस आधार पर उसको वोट मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ने विकास किया है दिल्ली के अंदर, उसके आधार पर अरविंद को केजरीवाल को वोट मिल जाता है। नहीं, और फिर हम मुद्दा बनाते हैं कि उधार है, फ्री में। अरे राजनीति तो वो भी कर रहे हैं, राजनीति कौन नहीं कर रहा है? नहीं, लेकिन अगर तुष्टिकरण की राजनीति हावी होकर होती है कि नहीं, हर चीज आपको तुष्टिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करना है। तुष्टिकरण का मतलब कि तुष्टिकरण का मतलब समझ लीजिए, हम आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन आपको पुचकारते रहते हैं। हाँ, आप, जैसे अकबर की राजपूत नीति तुष्टिकरण की नीति थी, कांग्रेस की मुस्लिम नीति जो होती है वो तुष्टिकरण की नीति है। मुस्लिम का विकास नहीं करेंगे, है ना, लेकिन टोपी लगा के घूमते रहेंगे ताकि वोटवा उनका बनता रहे। नहीं, हम कोनो किसी कंडीशन में किसी आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे, नहीं, ताकि किसी खास वर्ग के वोटर इससे प्रभावित ना हो जाए। तो हम उनका विकास नहीं करेंगे लेकिन उनको खुश रखेंगे बोल के, ठीक है। यह है तुष्टिकरण की राजनीति। अकबर की राजपूत नीति भी तुष्टिकरण की राजनीति थी। नहीं, और जिस वर्ग का तुष्टिकरण की राजनीति हो गया उस वर्ग को तो पीछे जाना ही है भाई साहब, उनका विकास नहीं होगा। तो विकास एक मुद्दा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अखिलेश यादव सीएम बन गए, उनके पर्सनल क्या योग्यता है? पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से मुख्यमंत्री बने, तेज हो गए, तेजस्वी हो गए, ये लोग स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्यों बन गए? पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से बने। राहुल गांधी फ्यूचर में अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से वो प्रोजेक्ट हुए। अभी अखिलेश यादव को देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर मुख्यमंत्री बने, जब अपने हाथ में सब कुछ लिए तो आप देख ही रहे हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी लोग प्रभावित होकर वोट करते हैं, है ना, अपने नेता चुनते हैं। नहीं, नई विचारधारा या आधुनिकीकरण भी आपके वोटिंग बिहेवियर को बदल सकता है। दलीय अनुशासन भी नहीं, आपके वोटिंग बिहेवियर को बदल सकता है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं, अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है उसने भी ये मुद्दा उठाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा वाला। लगभग एक कारण नहीं होता है, सही लगभग कारणों को मिला के आप वोटिंग बिहेवियर बदलते हैं। कोई हो सकता है कि आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा से प्रभावित हो जाए, नहीं, उससे प्रभावित होकर आपको वोट कर दे। प्रत्याशी की जीत की संभावना, अगर लगता है कि प्रत्याशी जीतने वाला है तो चलो उसी को वोट कर दे, प्रत्याशी हारने वाला है तो आ जाए आदमी अपना वोट बर्बाद करने। ये भी एक आपके वोटिंग बिहेवियर का एक कारण बन सकता है। नहीं, और फिर आपका भाषाई कारक, भाषा भी एक वजह है, एक कारक है आपके वोटिंग बिहेवियर का, ठीक है। तो निश्चित रूप से इतने कारक हैं, 18 कारक हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल को, आपके मानसिक लेवल को इस मुद्दे पे बढ़ाएगा, वोटिंग बिहेवियर के मुद्दे पे बढ़ाएगा। इस पे बात करना, इस पे लिखना, निश्चित रूप से आपको एक आइडिया मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पहले के समझ में थोड़ी सी और विकास हुआ होगा। निश्चित रूप से अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि सही है, ठीक है। और अगर हो सके तो इसमें आप नोट लिख के कि आप क्या इसको समझे। नहीं, आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से इस पर
नोट भी लिख सकते हैं अपने तरीके से, आप सेंड करेंगे, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।